सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस विशेष मुहिम में, इस खास मुहिम में हम सभी का एक होकर चलना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी भरपूर कोशिश है देश में इस सड़क सुरक्षा के संदेश को फैलाना, ताकि हर दिन सड़क हादसों में जो अनमोल जानें चली जाती हैं उनको बचाया जा सके। और इस गंभीर स्थिति को और बेहतर समझने के लिए हम सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं। कुछ आंकड़ों का भी जिक्र करेंगे और यहां से आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण ये अभियान होने वाला है। जो अनमोल जानें चली जाती हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, आने वाले समय में कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल सड़क हादसों में 1,72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि अगर हर घंटे की बात कर ली जाए तो 53 हादसे और उस एक घंटे में 19 लोगों की जान चली जाती है। सोचने वाली बात यह है कि जो पैदल यात्री हैं, जो दो पहिया चालक हैं, जो रिक्शा चालक हैं, इनकी जो मौतों का आंकड़ा है ये भी बहुत तेजी से बढ़ा है। 64%, यानी कि जो छोटे वाहन चालक हैं या जो पैदल चलते हैं सड़कों पर, उनकी मौतों का आंकड़ा बढ़ता है। यहां से यह समझना जरूरी होगा कि जो बड़े वाहन चालक हैं वो लापरवाही करते हैं और इस वजह से छोटे वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही हैं और इनकी मौत का आंकड़ा 64% हो चुका है। हर साल 9,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं जिनकी जान गई है और ये बहुत ही सोचनीय विषय है, क्योंकि बच्चे हर परिवार का आने वाला भविष्य होते हैं। और यही कारण है कि आज हम सभी इस मंच पर एकत्रित हुए हैं, खास तौर पर बच्चों को लेकर बातचीत करने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए और बच्चों को कैसे अवेयर किया जा सकता है, आने वाले भविष्य को कैसे हम पहले से चिता सकते हैं, इस सभी बातों की चर्चा के लिए यहां पर हम एकत्रित हुए हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए अलग अलग दिशाओं में काम शुरू करना जरूरी है, जो कि काम हो भी रहे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है लोगों का सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और उन्हें भी ये संदेश देना कि आप जिनसे भी मिल रहे हैं, आप जिन्हें भी आसपास देख रहे हैं जो सड़क सुरक्षा को लेकर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें जागरूक करना कितना ज्यादा अहम हो जाता है। और इसलिए आज हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं सड़क सुरक्षा अभियान के तीसरे सीजन के साथ, जिसमें सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़े और सड़क हादसों पर रोकथाम के उपायों पर बातचीत हो सके। और इस सीजन पर हम 4 पा पर फोकस कर रहे हैं। 4 पा पर: परवाह, पहल, प्रयास और परिवर्तन। एक बड़ा परिवर्तन जिसको लेकर आज हम चर्चा करने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। और इन सबका एक ही उद्देश्य है: सुरक्षा, सुरक्षित करना, सुरक्षित रहना। खुद सुरक्षित रहेंगे तो सुरक्षित बाकी लोग को भी कर पाएंगे। परवाह बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप परवाह करेंगे तो जाहिर सी बात है कि परिवर्तन जरूर होगा। और व्यवहार में सावधानी, सतर्कता अगर आप रखते हैं तो सड़क हादसों से बच सकते हैं। आज हम एक कार्यक्रम रायपुर शहर में कर रहे हैं और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कुछ खास मेहमान भी मौके पर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत के साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मौजूद सभी लोगों को, खासतौर पर बच्चों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए ये पूरा जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है सिर्फ उनको ही डेडिकेट है। और जिम्मेदारी जो बढ़ती जा रही है प्रशासन की भी, ट्रैफिक पुलिस की भी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या बड़ी चुनौतियां हैं, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे जो खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनकी तरफ रुक करते हैं और मंच पर हम बुलाना चाहेंगे गुरजीत सिंह, डीएसपी ट्रैफिक। सर प्लीज मंच पर आइए, बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप स्वागत करिएगा और जोश दिखाइएगा बहुत तेजी से। सुशांतो बनर्जी, डीएसपी ट्रैफिक, सर आपका भी बहुत स्वागत है आपका, प्लीज मंच पर आइए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और साथ ही हमारे साथ संदीप धुपर जी मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं आप, सर आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप धुपर जी जो कि सालों से एनजीओ के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, सभी हमारे साथ मंच पर मौजूद है और इनसे हम बातचीत करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार सड़क सुरक्षा सप्ताह ये क्यों हम सभी के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है।
सबसे पहले हम बात करेंगे गुरजीत जी से। ये बहुत जरूरी हो चुका है कि सड़क सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक करना, न सिर्फ जागरूक करना बल्कि उनके अंदर वो एहसास भर देना कि ये आपके लिए जरूरी है और साथ ही आपके आसपास मौजूद लोगों के लिए भी जरूरी है। निश्चित तौर पे ये बहुत गंभीर विषय है और मैं सबसे पहले तो आपके नेटवर्क को, न्यूज 18 को साधुवाद दूंगा कि ऐसे गंभीर विषय पे ये आयोजन आप कर रहे हैं, सड़क सुरक्षा अभियान, जिसका आपने ध्येय वाक्य दिया, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। निश्चित तौर पे लोगों को समझना पड़ेगा कि सड़क सुरक्षा या जो सड़क क्रैशेस होते हैं, सड़क में जो टक्कर होती है गाड़ियों की, उससे होने वाले नुकसान को हम बहुत कम आंकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि एक कॉलम का पेपर में न्यूज आ जाता है या छोटी सी खबर आ जाती है कि किसी का टक्कर हुआ और किसी युवक की मौत हो गई, लेकिन उसके पीछे हम नहीं सोचते हैं कि कितना बड़ा नुकसान उस परिवार का हुआ है, या और परिवार के अलावा समाज का भी बहुत नुकसान होता है। आपको एक आंकड़े से बताना चाहूंगा कि इससे कितना ज्यादा सोसाइटी का और देश का नुकसान होता है। अगर हम जीडीपी के तौर पे बात करें, जैसे हमारे देश का जीडीपी आज जितना है उसका 2% के आसपास सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारण नुकसान होता है। ये अमाउंट करीब करीब होता है 4 लाख करोड़ रुपए, और 4 लाख करोड़ रुपए देश का नुकसान होता है, जिससे अब इसको 4 लाख करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो क्या हो सकता है, अगर इसका हम अगर तुलना करें तो आपको करीब करीब 70 एम्स हम हर साल खड़े कर सकते हैं। इतना नुकसान, एक एम्स में हमारा करीब 6,000 करोड़ रुपए का लागत आता है, उसका रनिंग कॉस्ट और प्लस बिल्डिंग का मिला के। तो ऐसे हम 70 एम्स हर साल खड़े कर सकते हैं, इतना नुकसान होता है देश का। अब परिवार की बात करें तो सड़क दुर्घटना में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ किसकी होती है वो सोचना पड़ेगा कि घर में खेल रहा होगा बच्चा, उसको वो तो गाड़ी लेके बाहर नहीं जाता, उसका एक्सीडेंट नहीं होता है, या जो रिटायर्ड आदमी है, जो घर में रिटायर हो गया है, आराम कर रहे वृद्ध है, उनका एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट होता किसका है? या तो कोई घर का बच्चा पढ़ने जा रहा है, कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, अपना भविष्य बनाने जा रहा है, या पढ़ लिख कर कहीं पेशा कर रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं पर व्यवसाय कर रहा है, काम करने जा रहा है, उसका एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट होने से एक तो घर का भविष्य खत्म हो जाता है, दूसरा अगर वो घर को आय कमाकर घर चला रहा है तो घर चलाने के लिए परेशानी पैदा हो जाती है। दुर्घटना में डेथ हो जाए तो ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो जाए तब की स्थिति और गंभीर होती है कि एक तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो जो आय हो रही थी घर की वो बंद हो जाते हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल के चार्जेस शुरू हो जाते हैं। मैं कई एक परिवारों को जानता हूं जो सड़क दुर्घटनाओं के कारण उनका आय तो बंद हुआ, उसके अलावा जो जमा पूंजी थी वो हॉस्पिटल के चार्जेस में पूरे पैसे उनके लग गए और उधारी पे वो परिवार उधारी के दलदल में फंस गया। तो हमको इसकी गंभीरता को सोचते हुए बहुत अच्छे से इनके जो यातायात के नियम है, बहुत छोटे छोटे से नियम है, इनका पालन करना चाहिए और बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल, नियमों का पालन करना और उनको गंभीरता से लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि आज का जो प्रोग्राम है वो बच्चों को एजुकेट करना है, बच्चों पर पूरा समर्पित है, क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य रहने वाले हैं। और बच्चे अगर अभी से जागरूक रहेंगे तो आने वाले समय के लिए ये चुनौतियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी। हमारे साथ संदीप धूपर जी भी मौजूद है। संदीप जी एनजीओ चला रहे हैं आप सालों से और कई सारे सार्वजनिक अच्छे काम भी कर रहे हैं, खासतौर पर सड़कों पर। कितनी बड़ी चुनौती लगती है लोगों को किसी भी तरीके के नियम को मनवाना, उनको फॉलो करवाना, और कितना बदलाव आया है जब आपने इस काम की शुरुआत की थी तब से अब में? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आज हम पब्लिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक एनजीओ है सुरक्षित भवा फाउंडेशन। हम इस अपने एनजीओ के माध्यम से ट्रैफिक रेडियो चलाते हैं चौक चौराहों पे, जो आप कभी सुनते होंगे हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए। ये हमारा पिछले 12 वर्षों से हम रोड यूजर को उनके वेटिंग टाइम पर, जो 3 साइड के लोग खड़े रहते हैं, उनको हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए हेलमेट कितनी आवश्यकता है या सीट बेल्ट की आवश्यकता क्यों है, ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इसके छोटे छोटे ऑडियो मैसेजेस हम ऑन एयर करते हैं। रोज सुबह ये वंदे मातरम के साथ चालू होता है और रोज रात के समापन होता है जय हिंद की धुन से। तो हम रोड यूजर तक डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। जब चौक पे खड़े रहते हैं तो एक ही साइड का ग्रीन होता है, वो भी हमको सुनता सुनता निकलता है। तो जागरूकता के लिए हम लोग हर रोड यूजर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर हम
काम कर रहे हैं, जो कि पिछले 12 वर्षों से मैंने बताया विश्व में हम इकलौते हैं जो छत्तीसगढ़ में 10 शहरों से ऑन एयर हैं। जागरूकता की जहां तक बात की जा रही है और यूथ की बात की जा रही है, तो यूथ के परसेंटेज सबसे ज्यादा है। मेरी एक्सपर्टाइज हुई है ट्रैफिक को लेकर, उसमें मैंने जाना है कि आज 70% जो यूथ का एक्सीडेंट हो रहा है वो स्पीड उसका कारण है। अगर स्पीड को कम कर लिया जाए तो कम से कम डेथ नहीं होगी। हाथ पैर टूटेंगे, महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा, चलने लायक हो जाएगा, घर परिवार को चलाने लायक रहेगा। पर अगर स्पीड के बाद डेथ हो जाती है तो परिवार का काफी नुकसान होता है। नुकसान के बारे में गुरजीत साहब ने बताया कि हम किन आंकड़ों के साथ में बैठ के अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर स्पीड को कम किया जाए तो ये रोड मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट के कुछ डाटाज हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाह रहा था कि यूथ जिनकी एज लगभग 18 से 35 वर्षों की होती है वो सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में डेथ के मामले में आज सामने आ रहे हैं। चाइना हमसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट के मामले में रहता है, पर डेथ हमारे यहां ज्यादा हो रही है। तो ये आंकड़े जो सामने आते हैं वो ये दर्शाते हैं कि यूथ को स्पीड अगर कम कर लिया जाए। मजे की बात यह कि जो जिनके पास लाइसेंस होता है वो लोग ज्यादा डेथ के मामले सामने आ रहे हैं, और इवन स्ट्रेट रोड पे। तो अगर स्ट्रेट रोड पे यूथ अगर स्पीड को कम कर लेगा तो डेथ हमारे देश में कम हो जाती है। जी बिल्कुल, और डेथ कम होंगी। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग हाथ पैर गंवा देते हैं कई बार जिंदगी भर के लिए, किसी एक के ऊपर बोझ हो जाते हैं परिवार वालों के ऊपर, उनमें भी कमी आएगी, क्योंकि ऐसे भी केस बहुत हैं। अब सुशांतु बनर्जी सर, दरअसल अभी जब पुणे हादसा हुआ तो उसके बाद एक रूल आया था कि अगर बच्चों के माध्यम से कोई घटना होती है तो उनके पेरेंट्स को सजा भुगतनी होगी। उसके बावजूद कोई तब्दीली आई नहीं है, क्योंकि व्यस्ततम जीवन है सभी का, सब अपने अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हैं, और बच्चों को दे दी जाती है गाड़ी कि वो अपनी कोचिंग चले जाएं, अपना कॉलेज चले जाएं, और युवा है, जोश है, उत्साह है और गति बहुत है। तो इस पर थोड़ी सी लिमिट तय कर पाना, इन्हें जागरूक कर पाना और इन्हें इनकी जिम्मेदारी के प्रति इनको एहसास करवा पाना कि तेज चलना जरूरी है लेकिन संयमित रहकर। धन्यवाद। मैं आपके इस माध्यम का उपयोग हमारे देश के युवा और बच्चे जो हैं उनको जागृत करने के लिए उपयोग करना चाहूंगा। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो 16 साल की उम्र से विद लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देता है। उसके साथ एक कंडीशन है, 16 साल का युवा उन्हीं गाड़ियों को चला सकता है जिस गाड़ी का इंजन 50 सीसी और उससे कम हो। बाध्यता है 50 सीसी से कम इंजन क्षमता के वाहन ही 16 साल से लेके 18 साल तक का बालक किशोर वाहन को चला सकता है। आज के परिदृश्य में देखें, मार्केट में 50 सीसी और उससे नीचे के इंजन की वाहनें बंद हो चुकी हैं। अब स्थिति क्या बनी, 16 साल से 18 साल के बालकों के लिए, किशोर वय के लिए कोई भी वाहन मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इस कारण से वो वाहन चला नहीं सकते। उम्र कौन सी आ गई है, अब 18 साल की उम्र पे जाके ही उनको लाइसेंस मिल सकता है विद गियर, विदाउट गियर, 50 सीसी प्लस के गाड़ियों को चलाने का। नियम जरूर है, पर 50 सीसी से छोटे इंजन के गाड़ी हमारे मार्केट में नहीं है। तो युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि जब तक, चूंकि मार्केट में वाहन नहीं है, तो जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक वाहन चलाने का शौक ना फरमाएं। कारण दुर्घटना से क्या होता है गुरजीत सिंह साहब ने बताया है। मैं भी आपको इस चीज को थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं। जब हम विकास के क्रम में आगे बढ़ते रहते हैं, हम सीखते हैं। 18 साल से नीचे जिन गाड़ियों को चलाने की अनुमति दी गई कानून के द्वारा, वो इतनी हल्की गाड़ियां होती थी कि और वो इतनी सरल होती हैं, चलाने में होती थी कि उनको नियंत्रित करने के लिए बहुत ज्यादा कौशल की आवश्यकता नहीं होती थी। साथ ही उसमें स्पीड नहीं होता था। ये छोटी गाड़ियां थी जिनमें स्पीड नहीं था। जो बात अभी निधि मैडम ने कहा कि स्पीड थ्रिल देता है, स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। युवाओं में तेजी से हर काम को करने का, अपने आप उस व्यय के कारण
आयु के कारण, उम्र के कारण वो एक इच्छा रहती है, किसी भी चीज को, किसी भी मंजिल को तेजी से प्राप्त करना चाहता है, इसी कारण वो गाड़ियों को भी तेज गति से चलाता है। अब जब 16 साल से 18 साल तक के उम्र के लिए गाड़ी ही नहीं है और बालक जब गाड़ी ये चला रहे हैं, इसको रोकने के लिए शासन ने कानून में परिवर्तन किया, एक नया सेक्शन लाया 199A। देखिए, गाड़ी चलाने देना नहीं देना, सबसे पहले जिम्मेदार कसूरवार कौन होते? बालक तो हमको इच्छा प्रदर्शित करते हैं कि पिता जी मैं इस गाड़ी को चलाऊं, मां मैं इस गाड़ी को चलाऊं, और हम उसको मोटिवेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके उसको तो वाहन चलाना ही है। साइकिल का जमाना उठ गया, अब दूरियां बढ़ गई हैं, वाहन चाहिए। ये जो हम मोटिवेट करते हैं, उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हम उसको एक गलत दिशा में भी आगे बढ़ा रहे हैं। एक पालक, एक जिम्मेदार पिता होने के नाते हमें आवश्यकता है कि हम बच्चे को अच्छी और बुरी दोनों बात बताएं, किसी भी सिक्के के दोनों पहलू से बच्चों को अवगत कराएं। जब हम उनको प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ इस गाड़ी को चलाएं, तब हमको उनके चलाने के लिए जो लाइसेंस की आवश्यकता है उसके बारे में भी बताना जरूरी है। पर हम इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं, हम अपने बच्चे को बताते ही नहीं है कि बेटा बेटी, हम जब ये जो आप गाड़ी चला रहे हो इसको चलाने का सही उम्र 18 साल है, 18 साल प्लस हो जाओगे तभी आप इस गाड़ी को चला सकते हो। नियम ये अपेक्षा करता है कि जो भी व्यक्ति गाड़ी लेके सड़क पे आए तब वो लाइसेंस लेके सड़क पे आएगा। लाइसेंस भी 2 श्रेणी के हैं, एक लर्निंग लाइसेंस है, एक परमानेंट लाइसेंस है। लर्निंग लाइसेंस उस व्यक्ति को दिया जाता है जो गाड़ी चलाना सीख रहा है। कानून की अपेक्षा है जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी लेके सड़क पे उतर रहा है उसके पास लर्निंग लाइसेंस अवश्य हो। पहले स्थिति क्या बनी? पहले आपके पास लर्निंग लाइसेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा आरटीओ में, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा सुविधा हो गई है। आप अप्लाई कीजिए, लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कीजिए, फिर अपने पिता या माता जी का वाहन लेके सड़क पे उतरिए। जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, आजकल मोटर ड्राइविंग स्कूल भी प्रारंभ हो गए हैं, आप किसी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस पे आप गाड़ी चलाना शुरू कीजिए। जब आप, इसकी अवधि होती है 6 महीने तक की, 6 महीने तक आपको शासन या कानून आपको अनुमति देता है। इस दौरान आप गाड़ी चलाना सीख लेंगे। जब आपने गाड़ी चलाना सीख लिया तब आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। ये एप्लीकेशन जब आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, विधिवत एप्लीकेशन जमा करने के बाद आपका एग्जाम होता है। आप ये जो स्क्रीन में विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल्स आप देख पा रहे हैं, इसका एग्जाम होता है लिटरली कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपकी स्क्रीन पे अलग अलग सिग्नल्स आते हैं और आपको तुरंत बताना पड़ता है कि ये सिग्नल का अर्थ क्या है, क्योंकि ट्रैफिक में सारे सिग्नल साइनेज के रूप में रोड पे या सड़क के किनारे लगाए जाते हैं, ये लाइट के रूप में भी होते हैं। इसका एग्जाम देके और फिजिकली जो मैनुअल आपको सिग्नलिंग करना पड़ता है वाहन चलाने के दौरान, उसका आरटीओ में आपका बोर्ड के सामने एग्जाम होता है, टेस्ट होता है। उस टेस्ट को जब आप पास करते हैं और बिना गलती के पास करते हैं, तब आपको लाइसेंस इशू किया जाता है परमानेंट का। इस मंच के सामने मुझे स्वीकार करने में कहीं कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है। जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, पहली बार बोर्ड के सामने मैं सिग्नलिंग में फेल हो गया था। 1 महीने बाद दोबारा फीस भर के मैं एग्जाम में खड़े हुआ। उस बार मैं सभी सिग्नल के अर्थ सही बता पाया। फिर जो हमारे बोर्ड में मेंबर बैठे थे उन्होंने पूछा, पिछला बार आप कैसे, किस में फेल हो गए थे? मैंने कहा सिग्नलिंग में। कौन सा प्रश्न था? मैं विश्वास करता हूं यहां उपस्थित लोगों को हाथ के उन 3 मूवमेंट के बारे में जानकारी नहीं होगा जिसमें मैं फेल हुआ था। आपके पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी को आप ओवरटेक करने के लिए कौन सा हैंड का सिग्नल बताएंगे? उस गाड़ी को स्लो डाउन करने के लिए कौन सा सिग्नल बताएंगे? उस गाड़ी को ओवरटेक तो मैंने बता दिया, उस गाड़ी को मैं राइट पे टर्न ले रहा हूं, उस पे क्या सिग्नल बताएंगे? उस गाड़ी वाले को, पीछे वाले गाड़ी वाले को आप कैसे बताएंगे कि मैं लेफ्ट टर्न कर रहा हूं? और सबसे बड़ी बात, आप पीछे आने वाले गाड़ी को कैसे बताएंगे चालक को कि मेरे गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया है या मैं गाड़ी रोक रहा हूं?
ये पास सिग्नल है, जिसको कोई पास आसानी से पास नहीं कर पाता। मैं भी वहीं फेल हो गया था। जरूरी है कि हम पालक जिम्मेदारी का निर्वहन करें, बालक को वाहन देने से पहले उनको नियम कानून से अवगत कराएं, साथ ही सेफ्टी टूल्स के बारे में बताएं। बिल्कुल, अपने बच्चों को एजुकेट करना, जानकारी देना पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स दे देते हैं गाड़ी और शायद सिखाना भूल जाते हैं और कई बार ऐसे हादसों को निमंत्रण देते हैं। गुरजीत जी, एक चीज हमने और देखी सड़कों पर कि लोग जो रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, वो सवारी ज्यादा बैठा लेते हैं, ज्यादा कमाने के चक्कर में। उनको लगता है एक ही रूट पर जा रहे हैं, अगर 4 लोगों की सीट है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दबा के और लोगों को खड़ा भी कर देंगे, बैठा लेंगे, ओवरलोड बस हो जाती हैं। और ये ज्यादातर हादसे होते हैं। हम हर दिन ऐसी खबरें पढ़ते हैं जब ओवरलोड वाहनों की वजह से हादसे हो जाते हैं, चाहे फिर वो कोई सामान लेकर जा रहे हों या फिर किसी इंसान को लेकर जा रहे हों। इस पर रोक लग पाना कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ये चीजें बंद होंगी तो अपने आप गति पर नियंत्रण रहेगा ड्राइवर का। सही बात बोल रही हैं आप कि मालवाहकों पे सवारी ढोना या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पे एक्स्ट्रा सवारी बैठाना, ये एक समस्या है। हम इस पे लगातार काम करते रहते हैं और इसमें अगर बेसिकली देखें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का काम है। इसमें अगर शहरों को देखें तो वहां अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिन शहरों पे अच्छी है कि मेट्रो चल रही है, सिटी बसेस हैं, तो वहां आपको ये समस्या कम दिखेंगी। अगर रायपुर की बात करें तो रायपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम से सिटी बसेस जो चल रही थी 200, अभी तकरीबन 30-32 बसें ही चल पा रही हैं। अगर ये बसों की संख्या बढ़ेंगी तो ये जो समस्या आप बता रही हैं कि ऑटो में एक्स्ट्रा सवारी बैठना, ये कम हो जाएगा। आज अगर रायपुर में ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा का जो संख्या है उसकी बात करें तो पिछले 10 साल में ये संख्या दुगनी हो चुकी है। खासकर कोविड के बाद जो ई रिक्शा की संख्या बढ़ी है, तकरीबन 22,000 के आसपास ई रिक्शा आज शहर में चल रही हैं। उसके और 22,000 ई रिक्शा चलने के बाद भी लोगों को एक्स्ट्रा सवारी बैठाने वाली जो हरकत है वो लगातार जारी है। वो इसलिए है कि हमारे पास दूसरा वैकल्पिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा सिस्टम नहीं है। रायपुर में हम देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से प्लानिंग हुई है और ये आगे एग्जीक्यूट होगा कि यहाँ मेट्रो चलना चाहिए, मोनोरेल आना चाहिए और इसके अलावा सिटी बसेस की संख्या भी बढ़नी चाहिए। अभी हमारे पास खबर आई है कि 100 इलेक्ट्रिक सिटी बसेस आने वाली है। तो ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब स्ट्रांग हो जाएगा तो ये समस्या अपने आप खत्म होगी। बिल्कुल। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल है संदीप जी से। जैसा कि हमारी चर्चा हो रही थी कि सर ने भी बात किया कि वाहन और ज्यादा होने चाहिए ताकि ओवरलोड सवारी ना हो, लेकिन फिर वही बात है, जनसंख्या बढ़ रही है, सड़कों पर वाहन बढ़ रहे हैं, सड़कें उतनी ही हैं, तो हादसे अपने आप हो जाते हैं। गति बहुत ज्यादा रहती, लोगों को जल्दी हड़बड़ी रहती कहीं भी पहुंचने की। अपने गंतव्य तक का सफर जो तय करते हैं वो उनको कोशिश होती है कि अगर 10 मिनट का है तो हम 8 मिनट में ही पहुंच जाएं। जी हाँ, ये जो समस्या है ये तो हमारे शहर के लिए काफी लंबे समय से चल रही है। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि अगर हम रोड ऑडिट करें, रोड ऑडिट अगर शहर में हो तो उससे हम उनकी कमियों को जान पाते हैं कि क्या कारण है कि ये इस तरह से रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। रोड ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है जो मेट्रोज में किया जाता है। इसके साथ साथ में जो अभी आपने सवारी की बात की, मेरा मानना है कि गाड़ियां की संख्या बहुत है अभी यहां पर, लेकिन रोड इंजीनियरिंग की आवश्यकता ज्यादा महसूस करता हूं मैं कि कुछ नियम इस तरह से बने सभी लोगों के लिए कि वो सब उसका पालन कर सके। जहां तक ऑटो सवारी का, रायपुर शहर में एक हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें जो हर कहीं पर भी खड़े होकर सवारी बैठाना या उतारने की जो समस्या है, इसको निजात लेने के लिए कोई ना कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। अभी हाल ही में पुलिस विभाग ने कुछ कदम उठाए भी हैं और उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। इसके ट्रायल रन कुछ कुछ जगह नए नए तरीके से होते रहना चाहिए जिससे कि ये समस्याओं का निदान मिल सके। बिल्कुल। और ये भी एक बहुत ही जरूरी है, इस पर भी सोचना चाहिए। जैसे कि बड़े शहर होते हैं वहां पर मेट्रो की भी व्यवस्था है और बड़ी चौड़ी सड़कें हैं तो हादसे थोड़ा कम होते हैं और वहां पर लोग बहुत ज्यादा अवेयर भी हैं। लेकिन छोटे शहरों में ये समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं और सबसे ज्यादा चुनौती भरा हो जाता है। शहरों में रूल फॉलो करवाना तो ठीक है, लेकिन जो कस्बाई इलाके हो जाते हैं वहां पर इनकी जमकर अवहेलना होती है।
हमारा सवाल है सुशांतो जी से। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है लोगों को समझाना, क्योंकि उनका तो होता है अरे भैया कोई बात नहीं, सब चलता है, हमारी गाड़ी का चालान वालान नहीं आता है। ये भी डर नहीं है, गांव में देखा जाता है लोगों में ज्यादातर। शहरों में तो फिर भी सबसे ज्यादा जो खौफ है, अगर कोई रूल फॉलो करता है तो सिर्फ चालान का डर ही है उनके अंदर। आपने सही कहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग रोज शहर आते हैं, बनिस्बत उनपे ट्रैफिक नियम का पालन करने का वो उनपे चेष्टा वो ज्यादा करते हैं, क्योंकि शहर आते ही उनको चालान का डर रहता है, जैसा आपने कहा। और शहरों में चूंकि ट्रैफिक एनफोर्समेंट रूल को एनफोर्समेंट करने के लिए लोग ज्यादा लगे रहते हैं, तो यहाँ आके वो ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं। देहात में एनफोर्समेंट कराने वाले लोग कम हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा है सेल्फ डिसिप्लिन का। मेरे पास अगर गाड़ी है और मैं उसको चलाने के नियमों से वाकिफ नहीं हूं, मैं अपनी सुरक्षा को लेकर वाकिफ नहीं हूं, तो दुर्घटनाएं होना लाजमी है। देखिए, अभी जो आंकड़े आपने कहा था, उन आंकड़ों में 60-70% तक दोपहिया वाहन चालकों के साथ ही ये जो क्रैशेस होते हैं उन्हीं वाहनों के ज्यादा होते हैं। क्यों? अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो दोपहिया वाहन सबसे खतरनाक वाहन है स्टेबिलिटी के मामले में, चार पहिया वाहनों के तुलना में। दोपहिया वाहन को चलाने जब वो सबसे ज्यादा माने उसकी सुरक्षा उतनी नहीं है, तो सबसे ज्यादा चलाते वक्त हमको उसी को चलाते वक्त सुरक्षित रहना है। दोपहिया वाहन अनस्टेबल होने के कारण नियमों का पालन करना इसलिए जरूरी भी है कि नियम केवल यही नहीं है कि आपको आगे से देखिए, गांव से जब आप मेन रोड पे आते हैं तो सबसे सरल सा नियम है, जब आप मेन रोड पे जा रहे हैं अपने दाहिने बाएं देखें, फिर मेन रोड में अपनी गाड़ी को स्लो स्पीड के साथ एंटर करें। तो ये एक बेसिक चीज भी गांव में अगर पालन होता तो वो वहीं से लोग सीखते और दुर्घटनाओं में कमी आती। अब अवेयरनेस के लिए लगातार हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, रूरल एरिया को फोकस करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि अवेयरनेस आएगा और वहां पे भी ये संख्या कम होगी। बिल्कुल, और उम्मीद है कि ये संख्या वाकई में कम हो, लोग जागरूक हों, और न सिर्फ अपने लिए बल्कि आसपास मौजूद लोगों के लिए भी। और भी कई सारे सवाल हैं, वक्त की थोड़ी सी तंगी है यहाँ पर, और आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए और अपनी बातें बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर मौजूद मंच में सभी के एक बार फिर से तेज तालियों के साथ थैंक यू। तो जैसा कि चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं,